धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बहुत सारे घटनाक्रम ऐसे हो जाते हैं कि जिन पर विस्तृत रूप से बातचीत होनी चाहिए, लेकिन आप समझ सकते हैं आज का जर्नलिज्म किस तरीके का बन के रह गया। 50 खबरें 10 मिनट में दिखा दी जाती हैं, ख़त्म कर दी जाती हैं। खबरों को जो है मिटा दिया जा रहा है। आज खबरें लोगों के सामने रखी नहीं जा रही है, छुपाई जा रही हैं। एक घटनाक्रम हुआ है, कुछ पूर्व जज हैं यानी कि रिटायर्ड जज हैं, कुछ पूर्व नौकरशाह हैं, आईएएस आईपीएस हैं। उन्होंने एक पत्र लिखा है राष्ट्रपति को, 47 उनकी तादाद बताई जा रही है। और उन्होंने कहा, साहब जो दिशा ए रवि लड़की है ना, जिसको गिरफ्तार किया गया है, वो बिल्कुल सही काम हुआ है। उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की गई है वो दिल्ली पुलिस ने सही की है। और जो लोग उसकी गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठा रहे हैं वो असल में देशद्रोही लोग हैं। वो लोगों को भड़काना चाहते हैं, देश विरोधी कामों में लिप्त लोग हैं। वो इस बारे में आवाज़ उठा रहे हैं। तो यहाँ से दो चीज़ें पैदा होती हैं कि क्या वाकई में कानूनी तरीके से दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई है, या दिशा रवि की गिरफ्तारी में वाकई में दिल्ली पुलिस ने कुछ कोताही बरती है। और कोताही बरती है तो क्या वो कोताही बरती है, एक चीज़ ये। दूसरा ये जो लोग कह रहे हैं कि देशद्रोही लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनका आवाज़ उठाना क्या गलत है। इन दोनों चीज़ों के आसपास अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे। और आखिर में इस पर भी चर्चा करेंगे कि जो दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है दिशा रवि को लेकर, जस्टिस एम प्रतिमा सिंह की बेंच के सामने, और इसके अलावा कल 23 फरवरी को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से उसकी जमानत पर जो फैसला आने वाला है, उसको कैसे देखा और समझा जा सकता है। इन तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं देश के जाने माने आईपीएस और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजी रह चुके विभूति नारायण राय जी। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो पत्र लिखा गया है पूर्व जजों द्वारा, पूर्व नौकरशाहों द्वारा, इसको लेकर आपकी पहली टिप्पणी क्या हो सकती है? ये मुझे आश्चर्य हुआ। इसमें अगर सिर्फ नौकरशाह होते, ज्यादातर आईपीएस अफसर हैं, तब इतना आश्चर्य नहीं होता। लेकिन इसमें 2-3 तो पूर्व चीफ जस्टिस हैं और 1 दर्जन के करीब हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है कि एक मामला जो अभी अदालत के विचाराधीन है, जिसमें अभी तो इस नाजुक प्रश्न पर ही सारी बहस हो रही है कि दिशा की जमानत होनी चाहिए या नहीं, इन्होंने अपना निर्णय सुना दिया। और इन लोगों ने राष्ट्रपति को जो पत्र लिखा उसके हिसाब से दिशा देशद्रोही है और दिशा का समर्थन करने वाले भी देशद्रोही है, लिहाजा उसकी गिरफ्तारी जायज है। तो ये तो एक तरह से अदालत के फैसले को प्रभावित करने जैसा लग रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और तकलीफ भी हुई कि रिटायर्ड जजेस जिस तरह का बयान जारी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें इससे बचना चाहिए था। यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या उन्हें ऐसा बयान देने की जरूरत थी, क्योंकि आपने सवाल उठाया कि अभी तो मामला अदालत में विचाराधीन है। क्या उनको प्रेशर में बयान दिलवाया गया हो क्या सकता है सर? ये भी हो सकता है, क्योंकि देखिए चारों तरफ थू-थू हो रही थी। जो सिविल सोसाइटी है इस देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सब में ये चिंता व्यक्त की जा रही थी कि इस तरह तो व्यक्ति की सारी स्वतंत्रता ही समाप्त हो जाएगी। अगर कोई अपनी राय जाहिर करना चाहे किसी जन आंदोलन पर, तो आप उसे देशद्रोही घोषित कर देंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। तो दिशा ने भी जो कुछ किया था वो एक तरह से जो बड़ा एक बहुत बड़ा जनमत जिस तरह से आंदोलित था, उसी तरह दिशा भी आंदोलित हुई थी। तो ये तो थोड़ा चिंताजनक बात है। मतलब इस देश की डेमोक्रेसी के लिए, खासतौर से सेकुलर डेमोक्रेसी के लिए और जन आंदोलनों के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए, सबके लिए थोड़ा चिंताजनक है कि अगर सरकार इतनी संवेदनशील हो जाएगी और इस तरह से छोटी-छोटी चीजों को नोटिस लेगी और उस पे लोगों को तमगे बांटेगी कि कौन देशद्रोही है, कौन देशभक्त है, तो फिर लोकतंत्र के लिए ये बहुत स्वस्थ चीज नहीं होगी। आपके पास एक अच्छा खासा तजर्बा है और आप बेबाकी से लिखते हैं, पढ़ते हैं और जाने जाते हैं पूरी दुनिया में। क्या इन लोगों का ये पत्र लिखना इस तरीके का, इन्हें लग रहा है कि सरकार इनको रिटायरमेंट के बाद कुछ नवाजने वाली है, इसलिए अपनी जी हुजूरी में लगे हुए हैं ये? देखिए, सरकार के पक्ष में जब भी कोई कहता है तो उसकी नीयत पर शक होता है। तो हो सकता है इसमें कुछ लोग हो जो पोस्ट रिटायरमेंट जिनकी दृष्टि हो किसी नजर पर, गवर्नरी पर, राजदूत के पदों पर, या तमाम कमीशन सरकार नियुक्त करती है, तो कुछ लोगों की हो सकती है, कुछ लोगों की दृष्टि हो। लेकिन जो आपने पहला प्रश्न पूछा था उसका थोड़ा सा जवाब रह गया। वो ये था, देखिए बहुत सारे लोगों ने सरकार की इस बात पे आलोचना की थी
कि उसने लोगों के जो आजादी है व्यक्त की, उसको दबाने की कोशिश सरकार कर रही है। तो जी, मुझे लगता है, जैसे आपने पूछा था, कि इन लोगों से कहा कहलवाया भी जा सकता है। जी, ये कहा जाए, क्योंकि बहुत सारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी थे उनमें, और जी, न्यायाधीश, जजेस भी थे, पुलिस ऑफिसर्स थे, बहुत सारे लोग थे जो सिविल राइट्स के लिए, सिविल सोसाइटीज के अंग है। उन्होंने कुछ कुछ दिनों पहले दिशा के पक्ष में बयान दिया था, जब जी, अभी दिशा के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत ही हुई थी। तो ये जी। हो सकता है कि उनको काउंटर करने के लिए भी इस तरह के बयान दिलाए गए। बिल्कुल सही आपने कहा। ये एक चरित्र हम पिछले 5-6 साल से देख रहे हैं कि अगर यशवंत सिन्हा इंडियन एक्सप्रेस में बाकायदा एक आर्टिकल लिख देते हैं और सवाल उठाते हैं मोदी सरकार की आर्थिक नीति पर, तो जवाब देने के लिए उनके बेटे जयंत सिन्हा से एक आर्टिकल लिखवा दिया जाता है। यानी कि इनका चरित्र बन गया बाप के सामने बेटे को खड़ा कर देना। फिल्म इंडस्ट्री से अगर कोई कुछ पत्र लिख दे तो उसके जवाब में फिल्म इंडस्ट्री से दूसरा पत्र लिखवा देना। ये आप देख रहे होंगे पिछले कई सालों से सिलसिला। हाँ, ये रिएक्टिव पॉलिटिक्स आप कह सकते हैं, प्रतिक्रियात्मक राजनीति है। और ये कोई बहुत अच्छे अर्थों में नहीं ली जाती। अगर ये स्वतः स्फूर्त होती, अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता, ये जो बयान अभी आया है ये शुरू में ही आ गया होता, तब शायद इस पर लोगों को इतनी आपत्ति ना होती। लेकिन अब एक माहौल बन गया था, तो उसके खिलाफ आपको कुछ लोगों को खड़ा करना है, और इस तरह से ये लोग खड़े किए गए। तो इस पर मुझे लगता है कि ये, इसमें बहुत सारे लोग, प्रतिष्ठित लोग हैं, इनकी अपनी रेपुटेशन रही है जब ये सर्विसेज में थे, जब ये न्यायालयों में बैठते थे। तो इन्हें खुद भी सावधान रहना चाहिए, अपनी प्रतिष्ठा दांव पे नहीं लगानी चाहिए। चलिए खैर, आप लोगों को यानी कि ऐसे लोगों को जिन्होंने पत्र लिखा है उनको देशद्रोही बता दिया गया है। इस पत्र के अंदर कहा गया है कि देश विरोधी लोग हैं। खैर, इस मुद्दे को फिलहाल छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपके हिसाब से, आप पुलिस में एक लंबा अनुभव रखते हैं और आज भी पुलिस पे लिखते रहते हैं, पुलिस सुधार पे बात करते हैं। जो बेंगलोर से गिरफ्तार किया गया दिशा ए रवि को और दिल्ली पुलिस ने लाके सीधे कोर्ट में दिल्ली के पेश किया, तो इसमें कमी कहाँ रही, ये थोड़ा सा आप बता पाएंगे? देखिए, जो मेरी समझ है सीआरपीसी की, उसके लिहाज से तो उनको जो स्थानीय मजिस्ट्रेट जिसका जुरिस्डिक्शन था, जिस इलाके से दिशा को गिरफ्तार किया गया, उसके सामने पेश करके और एक ट्रांजिट वारंट लेना चाहिए था। मैंने अखबारों में जो खबरें देखी, उसमें कहीं भी मुझे ट्रांजिट वारंट का कोई हवाला दिखाई नहीं दिया। अगर वो उसे बिना लोकल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके ले आए, तो ये तो एक प्रोसीजरल लैप्स है, और दिल्ली की अदालत को इसको संज्ञान में लेना चाहिए था। पता नहीं इस तरफ ध्यान क्यों नहीं गया। दूसरी चीज देखिए, एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे मुश्किल होता है कॉन्स्पिरेसी साबित करना। जी, जब आप ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी षड्यंत्र में मुब्तला है, तो जी, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और चूल से चूल मिलाना पड़ता है जी, इन्वेस्टिगेशन के दौरान। जो इस मामले में तो मुझे एकदम असंभव लगता है कि आप, ये जितने लोग इसमें जिनके नाम आए, उसमें एक व्यक्ति कोई ऐसा है जिसकी सहानुभूति खालिस्तानी मूवमेंट के साथ है। तो जी, जितने बाकी लोगों ने जो भारत में इसको फॉरवर्ड किया, इसको लाइक किया, इसको शेयर किया, उनकी आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो भी कोई खालिस्तानी मूवमेंट से सहानुभूति रखने वाले लोग हैं? उनमें ज्यादातर ने तो इस व्यक्ति का नाम ही नहीं सुना होगा। मैं जी, जो इतना नियमित रूप से चीजों पर ध्यान में रखता हूँ, कई अखबार पढ़ता हूँ, इस पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाके खबरें देखता हूँ, मैंने उस जी, व्यक्ति का नाम पहली बार सुना कि इस जी, नाम का कोई आदमी है जो कि बैठ करके अमेरिका में या जर्मनी में खालिस्तान की बात कर रहा। जी। तो इन लोगों के खिलाफ ये आरोप साबित कर पाना, और ये सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उसका कोई फॉरवर्ड कर दिया था या शेयर कर दिया था, लाइक कर दिया था, तो ये बहुत मुश्किल है। ये ये कुछ बहुत दिनों बाद जब जी, मुकदमा चलेगा, तो दिल्ली जी, पुलिस के लिए बड़ी जी। समस्या आएगी। आप कह रहे हैं ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हो सकता है जैसे टूल किट को लेकर दिल्ली पुलिस इतना आक्रोशित है, इतना एक्टिव नज़र आ रही है, एग्रेसिव है, तो हो सकता है दिल्ली पुलिस के पास भी कोई टूल किट हो जिसके ज़रिए वो इस पूरे षड्यंत्र का खुलासा कर दे। अब एक सवाल मैं आपसे और समझना चाहता हूँ। आपने कोर्ट की टिप्पणियाँ देखी होंगी। कोर्ट की, पटियाला हाउस कोर्ट की टिप्पणी है कि अगर कोई मंदिर बनाने के लिए किसी डाकू से चंदा ले ले तो क्या वो भी डाकू हो जाता है। ये बहुत बड़ी टिप्पणी, आपने देखा होगा। जी हाँ, सही है। ये तो देखिए, यही बात तो अभी मैं निवेदन कर रहा था कि इनमें से कोई एक व्यक्ति है जिसका खालिस्तानी मूवमेंट के साथ, या खालिस्तानी जो दुष्प्रचार चल रहा है बाहर दुनिया में, उसके साथ उसका कोई जुड़ाव है।
लेकिन उस व्यक्ति को दिशा जानती थी, दिशा ये जानती थी कि ये खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़ा है, नंबर एक। नंबर दो, जो ये किसान आंदोलन चल रहा था, इसका खालिस्तान से क्या लेना देना था? ये तो एक सेकुलर आंदोलन था जिसमें सभी तरह के लोग थे, जिसमें सिख किसान भी थे और गैर सिख किसान, बल्कि गैर सिख किसान तो ज्यादा थे। और संगठनों में भी अलग अलग तरह का नेतृत्व था, 30-40 संगठन इसमें शरीक थे। तो इसमें आप ये अगर ये कानून वापस हो जाएगा तो इससे कोई खालिस्तानी आंदोलन मजबूत हो जाएगा, इसका तो ये बहुत हास्यास्पद किस्म की बात है। वो जज साहब ने बहुत अच्छी टिप्पणी की है कि भाई आप मंदिर बना रहे हैं और चंदा आपने किसी डकैत से ले लिया, तो इसका मतलब आप भी डकैत हो गए। आपको तो पता भी नहीं कि व्यक्ति जो पैसा दे रहा है इसका सोर्स क्या है, कहाँ से दिया है। एक अच्छे काम के लिए उसने पैसा दिया, आपने स्वीकार कर लिया। तो ये सब सब कुछ मिला करके ये बहुत हास्यास्पद लग रहा है। बहुत हास्यास्पद लग रहा है, पर मुझे लगता है कि उस लड़की के जज्बे को, महज 21 साल की लड़की कोर्ट में खड़े होकर अगर ये कहे कि अगर किसानों के हक में आवाज उठाना गलत है तो मुझे जेल में ही रहने दीजिए। हाँ, सही बात है, बहादुर लड़की है, उसकी प्रशंसा भी हो रही है, पूरे देश में लोग उसका सम्मान कर रहे हैं। और आप तो एक मतलब जिसे कहते हैं कि राज्य के अंदर एक खास तरह की मैग्नानिमिटी भी होनी चाहिए, एक बड़ी उदारता, बड़ा दिल भी होना चाहिए, जो दुर्भाग्य से हमारा राज्य नहीं शो कर रहा। एक 20-21 साल या 22 साल की लड़की के जीवन में ये कितना खराब अनुभव उस शुरुआत में ही उसको होने जा रहा है, आप इसकी कल्पना करिए। तो इसको नजरअंदाज करना चाहिए था। ये एक ऐसी भूल थी जो उसे देशद्रोही नहीं बनाती और ना उसे कोई बहुत गंभीर मुजरिम बनाती है। तो इसको इग्नोर करते तो ज्यादा अच्छा रहा। लेकिन लगता है सर आपको कि पटियाला हाउस से कल जमानत मिल जाएगी दिशा रवि को, या नहीं मिल पाएगी? क्योंकि जज साहब का अभी तक का रुख तो यही लगता है कि वो इस मामले को गलत मान रहे हैं, दिल्ली पुलिस जो पेश कर रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा मशहूर जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि बेल जो है वो रूल होनी चाहिए, एक्सेप्शन नहीं। एक्सेप्शन तो जेल भेजना होना चाहिए ना। आखिर दिशा रवि को जेल भेज के आप क्या हासिल करेंगे? दिशा रवि क्या भाग जाएगी कहीं? उसका पासपोर्ट आपने रख लिया होगा, कोई जब चंबल की डकैत है कि बिहड़ों में उतर जाएगी, वो तो यहीं रहेगी, बेंगलोर दिल्ली के बीच में रहेगी। जब अदालत बुलाएगी, जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जरूरत होगी तो वो उपलब्ध होगी। तो उसको जमानत ना देने का कोई कारण नहीं नजर आता। बहरहाल ये तो अब अदालत के ऊपर है, देखते हैं कल क्या होता है। बिल्कुल सही आपने कहा, यह तो अदालत पर और जज के विवेक पर निर्भर करता है, देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन अब बात कर लेते हैं हाई कोर्ट में घट रहे मामले को लेकर। हाई कोर्ट दिशा रवि पहुंची हैं, उन्होंने कहा कि मीडिया न जाने कहां से वो चीज़ें लीक हो जा रही हैं और उनके आधार पर उनका कैरेक्टर एसेसिनेशन करने में लगा हुआ है, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो वहां मुझे याद आ गया कि ये काम तो रिया चक्रवर्ती वाला मामला सामने आने के बाद पूरे बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए मीडिया ने किया। उससे पहले कोरोना के नाम पर तबलीगी जमात के लोगों को भी बदनाम करने के लिए किया, और वो दोनों लोग भी इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंचे थे। अब ये भी पहुंच गई है, तो कौन सा बड़ा काम हो गया? क्या कोर्ट खुद क्यों नहीं इन तमाम मामलों पे संज्ञान लेके कोई एक गाइडलाइन तैयार कर दे कि मीडिया की कुछ लगाम कसी जा सके? सर नहीं, बहुत सही है, मीडिया पर भी नियंत्रण की जरूरत है। हालांकि ये एक खतरनाक स्थिति होगी कि राज्य मीडिया को नियंत्रित करने लगे। मीडिया को अपने अंदर अपनी खुद की डिसिप्लिन से खुद को नियंत्रित करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी मीडिया नहीं कर पा रही। दिशा वाले मामले में तो ज्यादा खराब चीज ये है कि देखिए, कुछ व्हाट्सएप पे चैट्स हुए थे, वो चैट्स डिलीट किए जा चुके। अब वो चैट्स रिट्रीव किसने किया? दिल्ली पुलिस ने किया। तो ये अखबार वालों तक कैसे पहुंचा, आप बताइए? क्या उसका जो मोबाइल है वो किसी अखबार वाले के पास था? मोबाइल तो दिल्ली पुलिस ने ले लिया। खुद दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो चैट्स इन्होंने सारे डिलीट कर दिए थे, तो अब आपने वो चैट्स रिट्रीव किए हैं, तो ये कैसे अखबार वालों तक पहुंचा, इसको देखना चाहिए। ये सही है कि दिल्ली पुलिस ने वहां पे एफिडेविट दे दिया कि साहब नहीं, हमने नहीं वो किया। आपने नहीं किया तो किसने किया? अदालत को भी इसे गंभीरता से लेना चाहिए, उसकी जांच करानी चाहिए। ये तो नहीं माना जा सकता है कि कोई अखबार वाला सीधे व्हाट्सएप उसको ये प्रोवाइड कर देगा। तो ये तो करना चाहिए। और आपने तो खैर जो बड़ा सवाल उठाया वो महत्वपूर्ण ही है कि चाहे वो रिया चक्रवर्ती का मामला या तबलीगी जमात वालों का मामला हो, एक खास तरह की प्रेजुडिस मीडिया में दिखाई, जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है इस समय तो भक्त मीडिया कहला रही है, वो खास तरह की एक तो सांप्रदायिकता की बू आती है। बहुत कम मौकों पर या बहुत कम एक छोटा सा मीडिया का वो रह गया है कोना जिसमें आपको सांप्रदायिकता की बू ना है। नहीं तो ज्यादातर में आपको लगता है कि प्रेजुडिस्ड होकर के रिपोर्टिंग की जा रही है।
आप कभी अपर कास्ट के लिए, कभी मेल शॉविनिज्म के लिए, जी। कभी हिंदुत्व के लिए, इन सब के लिए खड़े होने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि मीडिया जो अब उसकी जो बृहत्तर उसकी जो एक लार्जर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे अपने को दूर कर रहा है और जी। अपनी क्रेडिबिलिटी को खतरे में डाल रहा है। ठीक है, लेकिन मीडिया की क्रेडिबिलिटी के साथ साथ में जो जांच एजेंसियां हैं आजकल वो यही करती हैं कि उनके पास जो कुछ होता है उसे लीक कर देती हैं, फिर कहती हैं हमने नहीं किया और फिर मीडिया से ट्रायल करवाती हैं। क्या ये राजनीतिक इशारे पर नहीं हो रहा है सब कुछ? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि देखिए ये सिलेक्टिव लीक्स हैं। लीक करना, आपके पास बहुत सारी सूचनाएं होंगी, आपने सिर्फ इतनी सूचना कैसे मीडिया में आ गई इसकी तो जांच करिए ना। फिर ये तो इस लड़की का जो मसला है दिशा वाला, ये तो बड़ा स्पष्ट है कि उसके और दूसरों के बीच जो बात हुई थी व्हाट्सएप चैट से, वो तो किसी के पास हो ही नहीं सकते थे और इसके अपने इंस्ट्रूमेंट पे नहीं थे क्योंकि इसने डिलीट कर दिया था जो इसके मोबाइल, जो इसका फोन था। तो जी। इन चैट्स को आपने रिट्रीव किया, आपने फिर से हासिल किया अपने जी। टेक्निकल ज्ञान के बल पर। तो जी। ये तो फिर आप ही हो सकते हैं जिसके ऊपर शक की सुई जाएगी, यानी पुलिस ही हो सकती है जिसने मीडिया को सेलेक्टिव लीक्स किए। 17 मार्च अगली सुनवाई की तारीख लग चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि होगा क्या। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में उभर रहा है सर, जब दिशा रवि के चैट को लेकर इतना हंगामा मचाया जा रहा है तो 500 चैट्स तो अर्णब गोस्वामी के भी वायरल हुए हैं सर। उसके खिलाफ आज तक कोई जांच नहीं की जा रही है, कोई मुकदमा नहीं किया जा रहा है। सही बात है। अर्णब गोस्वामी के खिलाफ तो चीजें साबित, मतलब आप अदालत नहीं है कि जो आप फैसला दे सकें, लेकिन आप एक लेमैन की तरह भी अगर पढ़े हैं, उनकी जो बातचीत आपस में हुई है, तो जी। वो तो कमोबेश एक तरह से कन्फेशन है अपने अपराध का। वो तो जी। जुर्म का क्या क्या इकरार कर रहे हैं। जी। उसके बाद भी अब इस देश में ये दुर्भाग्य की बात है कि हम ऐसे लोगों को खुला छोड़ देते हैं जिन्हें कटघरे में होना चाहिए और जिन्हें खुला होना चाहिए वो कटघरे में चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीज़ों पे रोशनी डाली और ये भी बताया कि क्या गलत और क्या सही और उसको कैसे और देखा और समझा जा सकता है। फिर आपके साथ किसी और ऐसे ही सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर।